क्या बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है? जो मुख्य विपक्षी दल है उसके बारे में उनकी टिप्पणी थी कि उसकी भूमिका नकारात्मक है। क्या बीजेपी को वही करना चाहिए जो कांग्रेस कहे? विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जैसा कि कांग्रेस हमेशा करती रही है। बीजेपी पढ़ती लिखती नहीं है। Difficulty is that I think that in India we are not now studying any issue at all, and we just start shouting slogan. सब बीजेपी को पढ़ाने लगे हैं, सब बीजेपी को बताने लगे हैं। क्या सुधार सरकार का नया हथियार है? पूरे देश को गर्व है कि हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो न केवल निष्ठावान है, न केवल ईमानदार है, बल्कि एक इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट है जिसने इस देश को पूरी दुनिया में सिक्का स्थापित किया। क्या सुधार ने मनमोहन की छवि बदल दी है? हमारा सौभाग्य है कि हमको माननीय सोनिया और मनमोहन सिंह जी के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सब ठीक ठीक होता लगने लगा है। तभी अचानक मुंबई से खबर आती है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का इस्तीफा। 75,000 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप। करप्शन बार बार उगाता है। जब जब सुधार करती है सरकार, राजनीति जारी है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। सुधार से दिल्ली की सरकार विपक्ष को साधने चली थी, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर महाराष्ट्र में घिर गई। आपकी किस्मत में भ्रष्टाचार की खबरें ही लिखी हैं और राजनीति की नौटंकी तो क्या किया जा सकता है। इतनी भूमिका तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों बांध रहा हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि यह नाटक नहीं है और निष्पक्ष जांच के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने से आरोप लग रहे थे कि राज्य में 11 साल तक सिंचाई मंत्रालय संभालते हुए अजीत पवार ने ऐसी योजनाओं को मंजूरी दी जिनका आता पता नहीं, बनी भी लेकिन कोई किसी काम की नहीं। 2 दशक में राज्य में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए और सिंचित भूमि में 1% का भी इजाफा नहीं हुआ। अजीत पवार 2009 तक सिंचाई मंत्री थे। 2009 में ही उन्होंने 3 महीने में 32 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिनकी लागत 18,000 करोड़ बताई गई, जो उनकी क्षमता और जो कानूनी तरीके से नियमों का पालन नहीं किया गया। महाराष्ट्र के लोग इस राजनीति को 6 महीने से देख रहे हैं। निष्पक्ष जांच की इतनी ही तलब थी तो 6 महीने इंतजार क्यों किया? और फिर इस्तीफे के बाद विधायकों की बैठक का क्या मतलब निकाला जाए, जिसमें यह फैसला होता है कि सरकार के 20 मंत्रियों ने पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा देने का ऐलान किया है। यह क्यों दे रहे हैं? अगर देना ही था तो सिंचाई मंत्री और अजीत पवार के करीबी सुनील तटकरे में वो अभी श्वेत पत्र उन्होंने क्यों नहीं जारी किया? आज दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सरकार व्हाइट पेपर लाए, श्वेत पत्र। प्रफुल्ल पटेल किससे मांग कर रहे हैं? सिंचाई मंत्री तो उन्हीं की पार्टी के हैं और ये कैसी सरकार है कि उसके मुख्यमंत्री अपने सिंचाई मंत्री से मांग करते हैं कि श्वेत पत्र लाइए। इतने सवाल हो गए हैं कि पत्रकार भी वकील बन जाए। 20 मंत्री इस्तीफा देकर क्या यह संदेश देना चाहते हैं कि वे महाराष्ट्र सरकार से बाहर आना चाहते हैं या पार्टी अध्यक्ष को संभावित फेरबदल के लिए छूट देना चाहते हैं? अभी तक यह स्पष्ट नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में कहा कि वे राज्य सरकार में हिस्सेदार हैं। इस्तीफे की खबर के बाद प्रफुल्ल ने यह भी कहा कि अखबारों में, टीवी चैनलों में घोटालों की बेबुनियाद खबरें आ रही थी, विपक्ष आरोप लगा रहा था, इसलिए इस्तीफा दे दिया गया है। दिल्ली में यही लाइन एनसीपी की क्यों नहीं रही? क्यों कोयला घोटाले मामले में सीएजी पर खुलेआम टिप्पणियों को बर्दाश्त किया गया एनसीपी की तरफ से? क्या महाराष्ट्र में यह ड्रामा हो रहा है? कांग्रेस क्यों चुप है? क्या कथित घोटालों को लेकर उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? उसके मंत्री राजेंद्र दर्डा के यहाँ छापा पड़ा कोयला घोटाले के संदर्भ में। उन्होंने न तो निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा दिया, न सरकार ने मांगा, न एनसीपी ने मांगा। क्या अजीत पवार इस्तीफा देकर बेदाग साबित करने का ड्रामा कर रहे हैं? एनसीपी के ही एक मंत्री गुलाब राव देवकर जलगांव हाउसिंग स्कैम में 1 दिन के लिए जेल जा चुके। जेल जाने और लौट कर आने के बाद से लेकर आज तक मंत्री बने रहे। किसी ने उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? क्या यह अजीत पवार बनाम शरद पवार का कोई राजनीतिक खेल है?
महाराष्ट्र की राजनीति में चाचाओं की पार्टी में भतीजे इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? शरद पवार और अजीत पवार में क्या वही हो रहा है जो बाल ठाकरे और राज ठाकरे के बीच हो चुका है? क्या एनसीपी एक बार फिर से इन सारे बदलावों के जरिए पृथ्वीराज चौहान को चुनौती दे रही है? क्या राजनीति ड्रामे के इस स्तर पर आ जाएगी कि पर्दा उठते ही लोग कुर्सी छोड़कर जाने लगेंगे? प्राइम टाइम से नहीं, लेकिन आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक पत्रकार। प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले। हरीश रावत साहब भी हैं। रत्नाकर महाजन जी हैं हमारे साथ, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रीति शर्मा मेनन हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कार्यकर्ता हैं और उन्होंने इस सिंचाई घोटाले में काफी काम किया है। प्रकाश जी, आपसे ही मैं जानना चाहता हूं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि तमाम अंग्रेजी चैनलों के दबाव के बावजूद आपने हिंदी चैनल में बने रहने का फैसला किया, वरना ये हो गया। आज मैं दर्शकों को बता देता हूं कि कई लोग अंग्रेजी चैनल के लालच में चले जाते हैं, लेकिन फिर वो हमसे पूछते हैं कि आप प्रकाश जावड़ेकर को लेकर क्यों नहीं आए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को ये ड्रामा लगता है? नहीं, पहले तो एक बताऊं, मैं हिंदी अंग्रेजी चैनल ये मेरा विषय नहीं होता है। मैं तो पहले कमिटमेंट किया है, जिसको पहले कमिट किया है उसको यहाँ मैं जाता हूँ जी, लेकिन वो अलग मुद्दा है। बात है कि ये अभी एक प्रवक्ता एनसीपी के बोल रहे थे कि ये तो त्याग की लाल बहादुर शास्त्री के बाद का उदाहरण है। अब कहाँ लाल बहादुर शास्त्री और कहाँ ये, और ये क्या उदाहरण दे रहे? ये त्याग का जो स्टाइल है दादा की, ये सब महाराष्ट्र उसको नाटक समझ रहा है। ये मुद्दा है, ये विश्वसनीयता का संकट है। और इसलिए हम मानते हैं कि ये, मैंने पहली प्रतिक्रिया यही दी प्रारंभिक कि भाई अगर दिया है इस्तीफा तो टिके रहो, सचमुच में जांच होने दो और तब तक फिर ये वापस मत आओ इसमें। 13 साल महाराष्ट्र को इस कुशासन से बहुत सामना करना पड़ा है, बहुत झेलना पड़ा है। जैसे आपने कहा 70,000 करोड़ का ये बड़ा स्कैम हो गया और जिसमें 1% भी इरिगेशन नहीं बढ़ा है। क्या हुआ पैसे का ये देखना है लोगों को, और कैसे इन्फ्लेट किए गए कॉस्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रफुल्ल पटेल ये कहे कि भाई हम तो तुरंत आरोप लगे हैं तो हम तुरंत इस्तीफा देकर पेश करते हैं। अरे प्रफुल्ल पटेल पर तो कैग ने रिपोर्ट दिया है और प्रफुल्ल पटेल जी पर इतनी सारी दो स्टैंडिंग कमेटियों के आक्षेप है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। पृथ्वीराज चौहान साहब का प्रेस कॉन्फरन्स आ रहा, सुनना चाहेंगे? सुन लेते हैं जरा सा, 1 सेकंड लगेगा। 2 विभाग आहेत, त्या विभागाची पर्यायी व्यवस्था करण्याबद्दल मला पत्र दिलेलं आहे। या पत्रावर मी सर्व श्रेष्ठींशी चर्चा करून नंतर निर्णय घेणार आहे। आज शाम को श्री अजीत पवार का मुझे एक पत्र मिला जो एक इस्तीफे के स्वरूप में था। उन्होंने अपने मंत्री पद का त्यागपत्र भेजा है और उनके पास जो विभाग थे उन विभागों की पर्याय व्यवस्था के बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के लेजिस्लेटिव असेंबली के नेता के रूप में जो पर्यायी व्यवस्था उन्होंने की उसके बारे में लिखा है। इस पत्र पर मैं सभी दोनों दलों के नेताओं से बातचीत कर आगे का फैसला लूंगा। आई हैव रिसीव्ड a letter of resignation from Shri Ajit Pawar, tendering resignation from the Council of Ministers. He has also suggested some alternate arrangements. प्रकाश जी, आपने सुन ही लिया कि एक मंत्री, उप मुख्यमंत्री इतने बेचैन है बेदाग साबित करने के लिए कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस्तीफे की कॉपी मिल गई, लेकिन अब वो दोनों दलों के नेताओं से बात करके फैसला लेंगे। यही तो दबाव की राजनीति है और ये दबाव की राजनीति महाराष्ट्र को नई नहीं है। अभी 2 महीने पहले शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी के मंत्रियों ने केंद्र में भी 8 दिन ऑफिस में न जाने का किया। क्या हुआ उसमें?
कौन सी कोऑर्डिनेशन कमेटी हुई? कहाँ एफडीआई के निर्णय हुए? ममता तो कह रही कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, डीएमके तो कह रहा है कि हमारा तो विरोध है, तो कहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी चल रही है? तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए नहीं था, एक दिखाने का एजेंडा होता है, एक सही एजेंडा होता है जो बैकडोर में जिसकी चर्चा होती है, तो वो भी लोगों को समझना चाहिए। और इसलिए हमने केंद्र में देखा, अब राज्य में देख रहे हैं, इसको पूरे महाराष्ट्र ने नाटक ही समझा है। ये दबाव की राजनीति है। दबाव इसलिए है कि जांच, क्योंकि एक नहीं 4-4 मंत्री उनके घेरे में आए हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, तो इसलिए उससे बच निकलना है, इसके लिए ये आज हो रहा है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.